खबर देहरादून से है। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने बड़ा फैसला लिया है। गणेश गोदियाल बढ़ा हुआ भत्ता और सुविधा नहीं लेंगे। विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है और गैर सैन्य सत्र के दौरान सरकार ने ये बढ़ोतरी की है। भत्ते को अब गणेश गोदियाल नहीं लेंगे। जो ये भत्ता बढ़ाया गया है, बताया जा रहा है कि गणेश गोदियाल की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जो वो बढ़ा हुआ भत्ता है वो नहीं लेंगे। बढ़े भत्ते और साथ ही साथ अन्य सुविधाएं लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर न्याय देने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन्होंने ये मांग की है कि जो बढ़ा हुआ भत्ता है वो उन्हें नहीं चाहिए और ये सुविधा लेने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। सजेशन है कि ठीक है, पैसा सबकी आवश्यकता है और मैं ये भी मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में या जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं, ये भी सच है। लेकिन इस बात के लिए, लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार से अन्य बातों को, अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8 हजार रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। तो हरीश कनेडा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, यहाँ पर गणेश गोदियाल कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्व विधायक के तौर पर जो यहाँ पर भत्ते में बढ़ोतरी की गई है वो मैं लेना ठीक नहीं समझता। ऐसे में अगर प्रदेश में कई गरीब वर्ग हैं जिनकी आय मात्र 8 से 10 हजार रुपये है, उनकी भलाई के लिए जब सरकार के पास पैसे न हो, उन पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ना कि खुद की आय खुद से बढ़ाई जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी बात उन्होंने कही। हरीश, बिल्कुल, देखिए बसंत, जिस तरह से गणेश गोदियाल एक सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं और एक अच्छे नेता होने के कारण जिस तरह से अगर बात करें तो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो अभी हाल ही में जो गैरसैन्य बजट सत्र के दौरान जिस तरह से विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया है, उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के एक आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग निर्धारित करें कि किस तरह से जो विधायक हैं उनका जो वेतन है, उनका जो भत्ता है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि खुद की आय खुद से बढ़ाना कहीं न कहीं ये गलत माना उन्होंने कहा कि प्रदेश में तमाम लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। प्रदेश में तमाम लोग आज से 6 हजार और 8 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। लोगों का जो घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस पर कहीं न कहीं उन्होंने एक तंज सरकार पे कसा है कि जिस तरह से उनका ही नहीं बल्कि अगर 70 के 70 विधायकों की अगर बात करें और इससे पूर्व में विधायकों की बात करें, जो सेवानिवृत्त विधायक हैं, जो पूर्व में विधायक हैं, उनकी बात करें तो उनका भी वेतन भत्ता बढ़ा। बिल्कुल हरीश कनेडा, एक पहल भी देखने को, बिल्कुल एक अच्छी पहल भी देखने को मिलती है गणेश गोदियाल की तरफ से कि जो बढ़ा हुआ भत्ता है उसे उन्होंने अस्वीकार किया और साथ ही इसे ना देने की मांग भी की है। अब दूसरे जो पूर्व विधायक है उनकी तरफ से भी अब ये क्या कोशिश देखने को मिलेगी, अब फिलहाल इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लेकिन सकारात्मक पहल इसे जरूर हम कह सकते हैं। हरीश, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बसंत, बहुत अच्छी पहल गणेश गोदियाल ने किया है और जिस तरह से सरकार ही नहीं बल्कि अन्य विधायकों की अगर बात करें तो उनको भी इस तरह की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से अपना वेतन बढ़ाना, क्योंकि प्रदेश में तमाम जगह जैसे मैंने बताया कि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, आप लोगों को अपने जीवन बसर करने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास। तो इस तरह से सरकार के जो तमाम जो विधायक हैं या विपक्ष के जो विधायक हैं उनका वेतन भत्ता बढ़ना, ये कहीं न कहीं प्रदेश के लिए ये मानिए कि आप जिस तरह से जो बेरोजगारी हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात करने का काम है। और ऐसे में गणेश गोदियाल ने एक बहुत सराहनीय पहल की है।
सभी प्रदेशवासी अगर बात करें तो तमाम जगहों पर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि जिस तरह से तमाम विधायकों को ये उनको भी अपनी बात यहाँ पर रखनी चाहिए कि जिस तरह से उनका वेतन भत्ता बढ़ रहा है और उनका बढ़ाया गया है वेतन भत्ता या फिर वेतन उनका बढ़ाया गया, तो उसका उन्होंने कहा कि अन्य विधायकों को भी इस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पे गणेश गोदियाल ने ये कहना है कि वो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु तंदूरी को यहाँ पर पत्र लिखेंगे और उनको एक पत्र के जरिए ये बोलेंगे, ये लिखेंगे कि किसी भी हाल में उनका जो वेतन भत्ता है वो न बढ़ाया जाए और न उसको उसकी पात्रता वो लेने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि जिस पूरे प्रदेश में बेरोजगारी है, लोग 6 से 8 हजार रुपए में अपना परिवार चलाने पे मजबूर हैं, लोगों के पास रोजगार का आयाम नहीं है, तो इस तरह से खुद का जो वेतन बढ़ाना, खुद के लिए अपने आप के लिए लाभ देना, ये सरासर उन्होंने इससे गलत ठहरा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जुड़िया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं हरिद्वार में भीमानंद आश्रम में अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भूमानंद अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और प्रसार भारती के चेयरमैन सीनियर IAS नवनीत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। और साथ इस मौके पर भूमानंद हॉस्पिटल में शुरू की गई नई सेवाओं के बारे में बताया गया, उनका उद्घाटन किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे अक्सर साधु संतों के आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार आते रहते हैं। यहाँ बार बार आता हूँ, यहाँ आना हमेशा आनंददायक है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आके, और यहाँ पे सिर्फ अच्छा नहीं लगता, संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने का जो तरीका रखा है वो बहुत प्रेरणादायी है। एक सन्यासी, एक भूमानिकेतन के पीठाधीश्वर, वो अपने जन्मदिन पे जो हमारे बड़े महाराज जी हैं भूमानंद जी, उनके नाम से जो हॉस्पिटल है इसका विस्तार किया उन्होंने, और हमारे वो गुरुजी हैं, मुझे ऐसे ही बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि गुरुजी को और भी लंबी आयु दे, ताकि इनके हाथ से ऐसे ऐसे लोक कल्याण के कार्य होते रहें। देखो ये काम तो सरकार करती है, हॉस्पिटल बनाना, लोक कल्याण के कार्य करना, लेकिन ये कार्य गुरुजी कर रहे हैं, स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अब पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तो वहीं अब तब जैसे सब कुछ ठीक था, और अब कांग्रेस के साथ जब गठबंधन में बीजेपी को खामी नजर आने लगी है। उन्होंने ये कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं उन्हें दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कई आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए करण महारा ने बीजेपी और NDA की सरकार का घेराव किया। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे या ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय, और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? PDP के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब दे दे हमारे हजूर साहब। ये भी बता दें कि जो कंधार की घटना घटी थी, कंधार में आतंकवादियों को छोड़े थे, उस पर भी कुछ जवाब दे दें। ये भी बता दें कि पुलवामा की घटना किसकी सरकार में घटी थी और जिसकी आज तक जांच नहीं बैठी। मेरा इनसे एक और प्रश्न है, ये भी बता दें कि कारगिल की घटना किसकी सरकार में घटी थी। पहले अपने गिरेबान के अंदर झाँके, और जिनके घर पत्थर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। राज्यों से जितनों से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे, तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त हो गई।
वो पीढ़ी कांग्रेस का हित और अहित भी देखती थी और वो कोशिश करती थी समाज में जो आरएसएस दुष्प्रचार करती है उसको दूर करने का प्रयास भी करते थे। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर देश का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बीजेपी ने इस गठबंधन को लेकर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी से कई सवाल किए थे। बीजेपी के इन सवालों पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी के सवालों का कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जवाब दिया है। इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं वे बीजेपी की वजह से। पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है। और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहाँ आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। ऑलरेडी कानून है, नए कानूनों की रोज जरूरत नहीं है। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करा दीजिए ना। क्यों नहीं उनका इम्प्लीमेंट होता? क्यों उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता? सेलेक्टिवली आप लोग बुलडोजर चलाते हो। बुलडोजर चलाने के लिए आपको उसका जाति धर्म और देख करके बुलडोजर चलता है। आपका हर काम सेलेक्टिव है। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की अब सियासी रशाकशी शुरू हो गई है। जी हां, हरिद्वार के ज्वालापुर में अब सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में मुफ्त बिजली दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने सभी को अब आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की आवाजाही के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कभी आती है, कभी चली जाती है, लोग परेशान हैं। दिल्ली और पंजाब में जब लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है तो वहीं अब वहाँ की राज्य सरकारें उसका खर्चा उठा रही हैं। जब वहाँ की सरकारें दे सकती, खंड में मुफ्त बिजली आखिर क्यों नहीं दी जा सकती? यहाँ की राज्य सरकार मुफ्त में बिजली देना तो दूर, उल्टा सरचार्ज के नाम पर लगातार बिजली महंगी कर रही है। ये जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है, वो साफ धरातल पर दिखाई दे रहा है। और जो आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति है, धरातल पर काम करने की राजनीति है, जिसके उसमें हम लगातार कंटिन्यू यहाँ वार्डों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उसका ही फल है, नतीजा है कि वो सब दिखाई दे रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कौन से जिन्होंने लोग ज्वाइनिंग करी है वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस समर्थित लोग हैं जो आज यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे तो मेन प्राथमिकता ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, और हमारे जो भी पार्षद हैं वो यदि चुन के आते हैं तो वो जनता के बीच में जाएंगे। जो जो भी समस्याएं में पता लगेगी, धरातल पे जो जो समस्याएं पता लगेगी उनका निराकरण किया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। जो मुद्दे उनके स्तर के होंगे वहाँ निपटाए जाएंगे और जो मेयर के स्तर के होंगे वो वहाँ पे उनकी शिकायत की जाएगी। देखिए, वक्त बदलाव का है और हरिद्वार नगर निगम में जिस तरीके से यहाँ की मौजूदा मेयर ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ मोम की गुड़िया की तरह बिता दिए हैं, तो लोगों का उनसे भरोसा हट गया है। और जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजय सैनी जी मजबूती के साथ, जहां प्रशासन नगर निगम किसी तरीके की मदद नहीं कर रहा, वहां वो अपने व्यक्तिगत पैसों से, व्यक्तिगत अपने इकट्ठे करके पैसे, वो नाली, रोड, पुस्ता, कई जरूरत की चीजें जहां आम जनता कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक विश्वास बन रहा है, लोगों में एक भरोसा बन रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई जो व्यक्ति इतने क्षेत्र के लिए इतना सीरियस है, इतने सक्रिय हैं, तो निश्चित ऐसा व्यक्ति बदलाव करेगा। तो इनकी कार्यशैली को और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए दोनों पार्टियों से लोग टूट के लगातार आ रहे हैं और निश्चित इस बार नगर निगम हरिद्वार में बदलाव है और मेयर आम आदमी पार्टी का बनना जा रहा है।
इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर अब दुर्लभ संयोग बना है। जी हां, हजारों साल के बाद बनने वाले इस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए इस बार की जन्माष्टमी का ये पर्व और भी ज़्यादा खास हो जाता है, विशेष फलदायी माना यह जा रहा है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार अगर बात करें तो इस बार श्री कृष्ण जयंती योग बन रहा है और कई हजार साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ा है। और उन्होंने ये बताया कि इस बार जन्माष्टमी का विशेष पर्व है और ये विशेष रूप से फलदायी होगा। लोगों के मनों के बुरे विचार बदलेंगे और लंबे समय से चले आ रहे युद्ध जो है वो समाप्त होंगे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, यदि वह भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। बार तो अति उत्तम श्री कृष्ण जयंती योग पड़ रहा है, अर्थात चंद्रोदय व्यापनी रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे उपस्थित है। वही वार पड़ रहा है, वही तिथि पड़ रही है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस योग का नाम ही रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जयंती योग कहलाता है और ऐसा दुर्लभतम योग कई हजार वर्ष बाद पड़ा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेंगे, ये मान लीजिए। इस समय जो धरातल के ऊपर कली का प्रभाव चल रहा है, लोगों के मनों में मालिन्य बना हुआ है, लोग परेशान हैं, आपस में झगड़े, छत्र जितने लोगों के गिर रहे हैं, सत्ताएं बदल रही हैं, राजनेताएं कष्ट में हैं, लड़ाई चल रही है, ये उस समय पे योग पड़ना और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे इसका इतना सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है कि बहुत हद तक युद्ध को एक तरफा निमटाने की तरफ चला जाएगा। तो वहीं उधम सिंह नगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण से जुड़ा मामला है। अब उधम सिंह नगर एसएसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मौलवी पर नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप है। उधम सिंह नगर के मलसी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एसआईटी का गठन हो चुका है। इस मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। और फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि मौलवी पर नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म करने का जो आरोप है, इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उधम सिंह नगर एसएसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी की टीम करेगी। अब देखने की बात होगी कि आगे क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो मामला उधम सिंह नगर का है, जहाँ पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, उनका यौन शोषण किया गया था। इसके बाद अभी फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। नतीजन उधम सिंह नगर एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। मौलवी पर नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म का आरोप है। कार्रवाई इस मामले को लेकर लगातार जारी है। उधम सिंह नगर के मलसी गांव का पूरा मामला है। दिनों जो मलसी गांव है, जो मलसी गांव रुद्रपुर थाना में जो आता है, उसमें एक मोहल्ले में जो बहुत ही हैरतन और इंसानियत को शर्मनाक करने वाली एक घटना सामने आई है। 17 तारीख को जो आप सभी को जानकारी है, तो 17 तारीख को जो तहरीर आई एक पीड़िता, छोटे बच्चे की पीड़िता के माँ के द्वारा कि एक मौलवी द्वारा एक मस्जिद के अंदर जो अवैध मदरसा बनी हुई है उसमें मौलवी द्वारा उनके छोटी लड़की जो 8 साल की उम्र की लड़की के साथ जो है यौन शोषण और ये सब चीज़ें करने का, पॉक्सो और रेप का करने का आरोप आया है। उस आरोप के पुष्टि करने के बाद जो है उसी तहरीर में 5 पीड़िताओं के साथ भी अन्य लोगों के साथ करने का जिक्र हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसमें तत्काल हमने एफआईआर लिख के तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए उस बच्ची की 161, 164 सब करवाया। उसके बाद अन्य सारे पीड़िताओं के चीज़ें मतलब उत्पीड़न का, बेसिकली बलात्कार और पॉक्सो का अपराध करने का वो सामने आया है एविडेंस। उसके आधार पर हमने 18 तारीख को हमने तत्काल जो है मौलवी को जेल भेज दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ महिलाओं को अब प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार की इसी पहल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर 1 दिवसीय लखपति दीदी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें ये महिलाएं अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और साथ ही सशक्त किरदार निभाना चाहती हैं। इस योजना का लाभ उठाकर खुद को प्रशिक्षित कर सफलता की लंबी उड़ान भरने को सभी महिलाएं बेताब नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल बताया जा रहा है इसमें समूहों के माध्यम से विभिन्न व्यवस्था करने वाली लखपति दीदियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। मेरा नाम नलिनीत खिल्डियाल, मैं यहाँ पर सहायक परियोजना निदेशक हूँ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन प्रबंधक हूँ हरिद्वार में। आज का कार्यक्रम एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था, जो कि रविवार को होता है, देश को संबोधित,
उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को CLF स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में और वेस्ट से जो एक चीज़ बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, उसको हमारी महिलाओं ने सुना है। तो इसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए थे और साथ ही हमारा आज लखपति दीदी कार्यशाला भी है महिलाओं के लिए। इसको लखपति दीदी योजना के विषय में और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारी कार्यशाला का भी हमने आयोजन किया है। नाम मंजू है और मैं बहादुराबाद से हूँ। मेरे समूह का नाम सौगुन सोम सहायता समूह है और हमारे यहाँ बहादुराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। सरकार ने लाभ पहुंच रहा है, हमें सब महिला लाभ मिला है इसमें। हमारे जो परियोजना से जुड़े हैं हमें सबको आरएफ CIF वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमें रोजगार प्राप्त हुआ है महिलाओं को, इससे हम आत्मनिर्भर सशक्त ही बन रहे हैं क्योंकि महिलाओं को काम करने का अवसर मिला है समूह के माध्यम से ही। तो समूह के माध्यम से हम महिलाएं जुड़कर रोजगार कर रही हैं। तो चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से नशा तस्करों पर दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मादक पदार्थ शराब तस्करी में लिप्त 2 अभियुक्त को यहां पर अरेस्ट किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 935 ग्राम चरस और 2 पेटी अंग्रेजी शराब यहां से बरामद की गई है। तस्करी में प्रयुक्त किए गए वाहनों को भी यहां पर सीज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 935 ग्राम चरस और 2 पेटी अंग्रेजी शराब इनके पास से बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, रविवार की रात देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र अक्षांश 30.10 उत्तर और दक्षिणांतर में देखने को मिला है और आपको बता दें कि ये 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। अब लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते ही हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।